हेलो दोस्तों, आज हम आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ में भरण पोषण की व्यवस्था के बारे में बताएंगे। भरण पोषण की व्यवस्था कुरान में भी बताई गई है और कुरान के अनुसार कोई भी पत्नी जिसका तलाक हो गया है या जिसने तलाक ले लिया है, वो इद्दत पीरियड तक भरण पोषण अपने पति से प्राप्त कर सकती है। और ये जो है मुकदमा एक आया था जिसमें मोहम्मद अहमद बनाम शाह बानो केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने धारा 125 से 128 सीआरपीसी के तहत उसको आजीवन भरण पोषण देने की व्यवस्था की थी पति को। और पति ने उसके खिलाफ अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ का बहाना बनाया और अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। और तलाक के बाद उसने कहा कि अब हम सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही भरण पोषण देंगे। तो अब मुकदमा धीरे धीरे माननीय उच्चतम न्यायालय के यहाँ पहुँचा और उच्चतम न्यायालय ने उस मामले में कहा था कि नहीं, इद्दत पीरियड नहीं, ये तो ज्यादती होगी और ये आजीवन देना पड़ेगा। इसके संबंध में मुस्लिम समुदाय में, अल्पसंख्यक समुदाय में काफ़ी आक्रोश हुआ, सरकार के प्रति भी और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रति। सरकार ने आनंद फानंद में 1986 में मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम पारित किया और ये व्यवस्था दी कि जैसा कुरान में कहा गया है उसी हिसाब से ही पति को भरण पोषण देना होगा, यानी इद्दत पीरियड तक ही वो दायी होगा। इसके बाद जो है उसके नातेदार और हितबद्ध व्यक्ति ही भरण पोषण देंगे। तो इस प्रकार से मुस्लिम पर्सनल लॉ में 1986 के अधिनियम के बाद दो व्यवस्था हुई। एक तो कुरान के अकॉर्डिंग जो है वो, और दूसरे पति के ऊपर जो दायित्व है, और दूसरे वैसी तलाकशुदा महिलाओं के हितबद्ध व्यक्तियों के संबंध में भरण पोषण की व्यवस्था की गई। तो पति के ऊपर जो दायित्व रखा गया उसमें कहा गया कि यदि किसी मुस्लिम महिला की शादी जो है मुस्लिम रीति रिवाज से और तलाक भी यदि मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ है तो ऐसी स्त्री अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी होगी, हकदार होगी। और ऐसा पति इद्दत पीरियड तक भरण पोषण देने का दायी होगा, लायबल होगा। और भरण पोषण में रीजनेबल और फेयर प्रोविजंस एंड अलाउंस, रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजंस के बारे में कहा गया कि इसमें रोटी, कपड़ा और मकान, वस्त्र है, भोजन है और आश्रय, यानी 4 प्रकार से ये 125 और 126 से अलावा उससे विस्तृत है। इसमें रोटी, कपड़ा और मकान की भी व्यवस्था करना है, साथ में अलाउंस और भत्ता भी देना है। तो अब ये जो एक्ट है ये इसके 2 पार्ट है भरण पोषण देने के। एक तो पति का पक्ष, और अगर पति सक्षम नहीं रहता है, किसी अक्षमता का शिकार होता है या वो देने में असमर्थ होता है, तो उस ऐसी तलाकशुदा महिला के माता पिता या उसके जो वारिस, या यदि वो मरती है तो उसके जो वरासत होगी, जो वारिस होंगे, वैध वारिस। ऐसा भी हो सकता है कि तलाकशुदा महिला एजेड हो और उसकी संतानें बालिग हों, तो वैसी संतान जो वरासत प्राप्त करेगी वो देगा, या उसके माता पिता देंगे, उसके खास नातेदार जो इन सब की अनुपस्थिति में वरासत में हिस्सा पाते वो देंगे, या फिर उस लोकेलिटी में जो प्रचलित वक्फ बोर्ड है, रजिस्टर्ड वक्फ बोर्ड है और चल रहा हो, वो देगा। तो इस तरह से 1986 वाले एक्ट में 2 पार्ट, एक तो पति का दायित्व निर्धारित किया गया, दूसरा उसके नातेदारों का दायित्व निर्धारित किया गया। पति का दायित्व युक्त और फेयर, रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजंस एंड अलाउंस रखा गया। और दूसरे रखा गया कि जो उस वक्त शादी में उसने गिफ्ट पाया हुआ है, चाहे पति से, चाहे पति के माता पिता, रिश्तेदार से, वो सब देना पड़ेगा। जो मेहर की रकम है वो देना पड़ेगी या उससे बराबर कोई रकम देनी पड़ेगी। इसी तरह से यदि कोई उसकी संतान है तो जब तक वो 2 वर्ष तक की नहीं हो जाती उस संतान का भी भरण पोषण देना पड़ेगा। लेकिन सेकंड खंड में जो दूसरे पैरा में जो नातेदारों की व्यवस्था है
कि नातेदार देंगे, अगर पति नहीं देगा तो वो सिर्फ महिला को ही देगा, ना कि उसके संतान को देगा। तो इस प्रकार से 1986 का एक्ट आनन फानन में आया और मोहम्मद अहमद बनाम शाह बानो केस को निष्क्रिय करने के लिए ये लाया गया। और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो है किसी भी पत्नी तलाकशुदा विवाह विच्छेदित स्त्री का अधिकार है कि वो जीवन भर अपने पूर्व पति से भरण पोषण प्राप्त करे, जब तक वह सक्षम है तब तक प्राप्त करे, या जो धारा 125 से 128 में कंडीशन हैं उन कंडीशन को फुलफिल करके प्राप्त कर सकती है। अब यहाँ पे जैसे मुस्लिम रीति रिवाज से शादी हुई है, उसी तरह से विवाह विच्छेद हुआ हो, तो मुस्लिम लॉ का ध्यान रखते हुए इसमें एक्ट में एक व्यवस्था की गई कि यदि दोनों पक्ष या उनमें से कोई एक पक्ष घोषणा द्वारा या शपथ पत्र के माध्यम से ये कहता है कि हम अपने पर्सनल लॉ से ही गवर्न होना चाहते हैं, तभी ये एक्ट अप्लाई करेगा। अदरवाइज उसका मामला 125 से 128 में CRPC में चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी टेक्निकल पॉइंट है इस एक्ट की, जिसमें ऑप्शन दिया गया है कि पार्टी चाहे तो इससे गवर्न हो सकती है 1986 के एक्ट से, या फिर 125 से 128 तक से गवर्न हो सकती हैं। और दूसरे इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति जो भरण पोषण के लिए दायी है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष, 1986 के भी एक्ट में मजिस्ट्रेट प्रथम क्लास फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, और 125 से 128 ज़ाब्ता फौजदारी में भी मजिस्ट्रेट था। तो इस तरह से लगता है कि ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं। और अंत में डैनियल लतीफ़ी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसका इंटरप्रिटेशन किया और रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजंस एंड अलाउंस टू बी मेड फॉर हर का मतलब डाइवोर्स्ड वाइफ, और विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत पीरियड, एक सेंटेंस है कि कोई भी तलाकशुदा पत्नी को रिजू और तर्क संगत व्यवस्था की जाएगी और उसके भत्ते की व्यवस्था की जाएगी विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत के पीरियड के भीतर। इस शब्द का बड़ा महत्व है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत का मतलब ये नहीं है कि इद्दत पीरियड थे टिल द पीरियड ऑफ इद्दत, बल्कि विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत के पीरियड में ऐसा पति जिसने तलाक दिया है वो तलाकशुदा महिला को आजीवन भरण पोषण या इस तरह का फेयर तर्कसंगत व्यवस्था करेगा, जिसमें उसके रहने सहने, उसके खाने पीने और उसके दवा इलाज आदि की व्यवस्था करेगा। तो कहीं ना कहीं ये कुल मिला जुला कर 1986 का ये एक्ट 125 से 128 CRPC के बराबर ही आ गया। इसकी संवैधानिकता के बारे में भी कहा गया कि नहीं, ये इक्वल है, कोई इसमें अवैधता नहीं है और ये 125 के साथ चल सकता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी मुस्लिम महिला को जो तलाकशुदा है उसके भरण पोषण की जो 125 से 128 CRPC में व्यवस्था थी, ऐसे ही व्यवस्था ये मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 में भी की गई है। दोनों एक्ट डैनियल लतीफ़ी केस के बाद लगभग बराबर हो गए हैं। और मैं अगली बार आपसे हिंदू पर्सनल लॉ में स्त्रियों के भरण पोषण की क्या व्यवस्था है ये आपको बताऊंगा। धन्यवाद।